अभी के हालातों के बारे में, अभी की अर्थव्यवस्था के बारे में। एक जीडीपी का नंबर आया है, रुपया संभाले नहीं संभल रहा है, महंगाई सिर के पार है। पहले सुनते हैं मोदी जी के उस पर क्या विचार है, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, तीन बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। दूसरा, रुपया तेजी से कमजोर हो जाना। और तीसरा, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ना। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे लगता है कि पूरी स्थिति डावाडोल हो चुकी है। ये मोदी जी का शब्द है, डावाडोल हो चुकी है स्थिति। ये मेरा शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का शब्द है। स्थिति वाकई में डावाडोल है और इसलिए अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी है, जिसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार। जीडीपी की जो दर 21 महीने में सबसे लो, ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे लो 5.4 पर आई, उस पर चर्चा करनी है। विकास नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही है, महंगाई है, लोग अपनी बचत खर्चा करने को मजबूर हैं, उपभोग और निवेश घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट के 2.2% पे आ गई है, रुपया संभल नहीं रहा है, सब्जी की कीमतें 48% बढ़ गई हैं। और गोल्ड लोन, मोदी जी चुनाव में एक बात कहते थे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। वो अपनी बात करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है कि पिछले 7 महीने में, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% उछाल हुई है गोल्ड लोन पे। तो शुरू जीडीपी से ही करते हैं, जो गिरा बड़े धड़ाम से है। इसको फुल फ्रेम कर दीजिए, धन्यवाद। जीडीपी कुछ ऐसे गिरते गिरते धड़ाम से आवाज आई और जीडीपी गिरकर 21 महीने के सबसे कम आंकड़े पर आ गया और ये 5.4% है। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ कोई एक नंबर है, 5.4%, 6.7%। ये नंबर है कोई? ये कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। इसीलिए जब जीडीपी की ग्रोथ दर 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आती है तो इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी को वो सूट नहीं कर रही है। मैंने बीजेपी के किन्हीं मंत्रियों को बोलते हुए देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जीडीपी ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मानक है। और जीडीपी के गिरने का मतलब है कि निवेश कम हो रहा है, जीडीपी के गिरने का मतलब है उपभोग कम हो रहा है, नौकरियां कम बन रही हैं। हर तरह से जब जीडीपी, दूसरी तिमाही का जीडीपी जब गिर के 5.4% हुआ तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह करारा झटका है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नीति निर्माण वालों को, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आरबीआई हो, उनके पास सारा डेटा है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके पास सारे आंकड़े आ रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है। अक्टूबर के महीने में आरबीआई ने दूसरे तिमाही का जीडीपी 7% पर एस्टिमेट किया था और वो गिरकर 6.8 या 6.9 नहीं 5.4% हुआ। आरबीआई को खबर ही नहीं है क्या हो रहा है इकोनॉमी में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस नंबर को 6.5% पर अनुमानित था, उनको पता ही नहीं है इकोनॉमी में क्या हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी को ना अडानी स्कैम से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना जीडीपी से मतलब है, तो वो बैठी क्या करने के लिए है नॉर्थ ब्लॉक में। मतलब आरबीआई और सरकारी आंकड़ा जो फटाफट चेंज होना चाहिए था क्योंकि उनके पास पूर्वानुमान आ जाता है, उनको पता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उनको हवाला ही नहीं है, होश ही नहीं है। 7% का अनुमान लगा के बैठे जबकि जीडीपी 5.4% पे आ रहा है। और यह सच है कि जब 5.4% पे दूसरे तिमाही का जीडीपी आता है तो पूरे साल की जो इकोनॉमिक वृद्धि दर है, पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 7% से घटकर 6.4, 6.5, 6% पर अब ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि लगातार अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। पहले बिंदु की बात करते हैं, खपत। खपत है उपभोग। आप लोग जो सामान खरीदते हैं, बाजार में जो शॉपिंग करते हैं,
उसमें खाने का आइटम है, उसमें पहनने का आइटम है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें जूता चप्पल कपड़े सब कुछ है। उपभोग हिंदुस्तान की जीडीपी का 60% मतलब 2/3 हिस्सा है और उपभोग गिरकर 5.9% पे हो गया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। 5.9% पे उपभोग हो गया है और सरकार का ना कोई खबर है ना वाकई में कोई चिंता है। उपभोग का मतलब है कि लोग कम खरीद रहे हैं, मतलब कम डिमांड है, मतलब लोगों के पास कम पैसा है और यह शहर और गांव में एक बराबर मंदी हो रही है। और जितना कम खरीदेंगे उतना कम निवेश होगा, उतनी कम नौकरियां बनेंगी और यह एक कुचक्र चलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। एक बब्बर शेर तैयार किया गया था, आपको याद हो, हर जगह दिखता था नरेंद्र मोदी जी के साथ, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया। फिर एक पीएलआई का झुंझुना बजाया गया। यह असलियत है। असलियत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग गिरकर 2.2% पर ग्रो कर रही है। यह असलियत है उस बब्बर शेर की और यह असलियत है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ दर मात्र 2.2% है, मतलब हमारी फैक्ट्रियों में कुछ बन नहीं रहा है और यह मेक इन इंडिया के बब्बर शेर की और पीएलआई जैसी चीजों की बखिया उधेड़कर यह नंबर रख देता है। हमारे कल कारखानों में जब कुछ चीजें बनेंगी तब निवेश होगा, तब नौकरियां बनेंगी, लेकिन यह असलियत है मैन्युफैक्चरिंग की। बब्बर शेर गर्जना तो दूर मिमिया भी नहीं रहा है। 2.2% पर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है। क्या विदेशी धंधा पानी सब ठीक है? क्या विदेशी ट्रेड फॉरेन ट्रेड ठीक है? उसका भी जवाब ना है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग 2.2 पर है तो इसका मतलब है कि आप कम बना रहे हैं, मतलब आप कम आयात कर रहे हैं। जो पार्ट्स आते हैं, जो कल पुर्जे आते हैं, जो रॉ मटेरियल आता है, वो आप कम आयात कर रहे हो और वो दिख रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो संकुचित हो गया है, उसकी ग्रोथ रेट कम नहीं हुई है, वो गिर गया है। इंपोर्ट 2.9% से गिर गया है, मतलब हमारे कल कारखाने क्योंकि कम बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कम इंपोर्ट हो रहा है। रॉ मटेरियल, ओईएम्स, जो कल पुर्जे होते हैं वो सब कम बन रहे हैं। ये गिर गई है दर, ये बढ़ना तो छोड़ दीजिए, धीमी तो छोड़ दीजिए, ये गिर गई है। एक्सपोर्ट का भी यही हाल है। एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है, जब ये ग्रो करता है तब इंडियन इकोनॉमी सुधरती है। जब इंडियन इकोनॉमी यूपीए के कार्यकाल के दौरान ग्रो करती थी तो एक्सपोर्ट 12 से 18 से 20% ग्रो करता था। आज वो एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो हो रहा है, मतलब विदेशी बाजारों में आपके सामान की डिमांड तो कम है ही, जो विदेशी बिजनेस है उसमें आपका हिस्सा भी लगातार कम होता जा रहा है। ये एक्सपोर्ट की असलियत है। और जैसा कि मैंने कहा, कम उपभोग होगा तो कम निवेश होगा। लेट्स गो टू द स्लाइड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लीज। सरकार ने बड़े चालाकी से कहा कि पहली तिमाही में तो चुनाव हो रहा था तो हम खर्च कम कर पाए, क्योंकि बहुत सारा ये मंदी का जो कारण है ये सरकारी खर्चे से रिलेटेड है। प्राइवेट लोग तो खर्चा देखिए कर नहीं रहे, इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो सरकारी खर्चे के भरोसे ये नाव धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन सरकारी खर्चे की असलियत यह है कि सरकार ने झूठ बोला। उन्होंने कहा पहली तिमाही में चुनाव था, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था, इसलिए हम खर्चा नहीं कर पाए। यह झूठ है, यह सरासर झूठ है। पहली तिमाही में सरकार ने 4,15,00,000 खर्चे किए और दूसरी तिमाही में जब 5.4% ग्रोथ आई है तो 4 लाख करोड़ खर्चा किया। आपके पास तो कोई कारण नहीं था। जुलाई, अगस्त, सितंबर आप खूब खर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने पहली तिमाही से भी कम खर्चा किया। तो कटौती आप कर रहे हैं, खर्च आप नहीं कर रहे हैं। आप खर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए उपभोग नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही हैं, लोगों की मंदी आई हुई है, डिमांड नहीं है। यह असलियत है। सरकार आपको बोलेगी कि असलियत यह है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था वो झूठ है, आपने पहली तिमाही में ज्यादा खर्चा किया था, दूसरी तिमाही में आपने कम खर्चा किया। इस सबका पहला प्रभाव नौकरियों पर पड़ता है। नौकरियों पर जबरदस्त संकट है। इस देश की 60-65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु में है। नौकरियों का ना होना और बेरोजगारी नंबर 1 से नंबर 10 समस्या है इस देश में। कितनी ही सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं,
कितने ही एग्जाम रद्द हो जाते हैं, न्यायालयों में अटके हुए हैं। और असलियत यह है कि मंदी का असर प्राइवेट सेक्टर पे भी है। आईटी सेक्टर को सनशाइन इंडस्ट्री कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वहां सूरज चमकता रहता है। पिछले साल 1,30,000 नौकरियां खत्म हुई आईटी सेक्टर में, वो बनेंगी नहीं, अब खत्म हो गई। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर 35-35, 40-40% आईआईटी बंबई जैसी जगहों में, आईआईटी पवई जैसी जगहों में अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आईआईएम्स में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो सोचिए मंदी का क्या आलम है। यह सिर्फ मैंने संकेत के तौर पर 1,30,000 आईटी कंपनी की जॉब्स खत्म हुई हैं। प्रहार क्या है, कमर कैसे तोड़ी जा रही है, यह सब तो हो रहा है एक तरफ। कमर तोड़ी जा रही है बड़े बड़े दाम बढ़ाकर। महंगाई मैन मोदी ने महंगाई की ऐसी मार करी है कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। महंगाई की जो आउटर लिमिट होती है 6%, उससे पार खुदरा दर है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और जो सब्जियों का दाम है वो 42% से ज्यादा है। आम आदमी चावल रोटी सब्जी खाता है, सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। क्या प्याज हो, क्या लहसुन हो, क्या टमाटर हो सकता है वित्त मंत्री ये कहने के बाद कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, अब कहती मैं टमाटर भी नहीं खाती हूं, रसम पता नहीं किसमें बनाती होंगी। यह असलियत है। 42% से ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़े हैं, आग लगी है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब से चुनाव खत्म हुआ, और यह एक असलियत है, चुनाव को खत्म हुए करीब करीब 6 महीने हो गए, जुलाई से दाम बढ़ने शुरू हुए। ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम है। हर महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। हर महीने, जुलाई में बढ़ा, अगस्त में बढ़ा, सितंबर में बढ़ा, अक्टूबर में बढ़ा, नवंबर में बढ़ा और दिसंबर में भी बढ़ा। यह है असलियत। यह है वो आंकड़ा जो आप सबको याद रखना चाहिए। हर महीने एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। अब मजे की बात सुनिए, सरकार कहती है पेट्रोल डीजल की बात करो तो कहती है सीएनजी इस्तेमाल करिए। भाजपा शासित महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात जैसी जगहों में लगातार सीएनजी के दाम बढ़े, और असलियत यह है कि यूपी में सीएनजी का दाम पेट्रोल से ज्यादा है। यूपी के लखनऊ और आगरा में 96 रुपए के ऊपर सीएनजी बिक रही है और 95 पर पेट्रोल है। यह है सरकार की असलियत। यह किस तरह से लूट खसोट मचा रहे हैं, यह अभी आपको अगला ग्राफ में दिखेगा। एक बहुत बड़ा झुंझुना बजाया गया, यह है वो झुंझुना। $25 बिलियन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, $25 बिलियन हमने बचाए हैं रशिया से सस्ता तेल खरीदकर। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ उसका? आपको एक नए पैसे का फायदा हुआ क्या? आपके पेट्रोल, आपके डीजल, आपकी एलपीजी, आपकी चीजों के दाम कम हुए क्या? पेट्रोल में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की गिरावट आई क्या? सस्ता कच्चा तेल सस्ता है। रशिया से आपने तेल खरीदकर $25 बिलियन बचाए। आम आदमी को क्या मिला? जब कच्चा तेल महंगा होता है तो आम आदमी की जेब से आप लूटते हैं, लेकिन जब वो सस्ता होता है तो उसका फायदा आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार खुद मुनाफाखोरी कर रही है, सरकार खुद आपकी जेब पर लूट कर रही है। ये लूट, ये मुनाफाखोरी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मचा रखी है। $25 बिलियन रशिया के तेल से बचाए गए, लेकिन आपको मिला नील बटा सन्नाटा। यह असलियत है। अब जो मैं बात करने जा रही हूं वो बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि हम सब लोग, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है, 10 रुपए भी रोज के कमाएंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश यह रहती है कि 2 रुपए बच जाए, 1 रुपए बच जाए, अठन्नी बच जाए। मां बाप भी जब नौकरी लगती है, और आप में से बहुत से युवा साथी हैं, जरूर कहते हो कि बेटा थोड़ी बचत करके चलना। और हिंदुस्तान में बचत का कल्चर है, हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स का कल्चर है। 2019-20 में हमारी सेविंग्स थी करीब 11.6 लाख करोड़ रुपीस।
11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 2019-20 में हमारी सेविंग्स थी। 5 साल के अंदर वो घटकर 6.5 लाख करोड़ रह गई। करीब 44% सेविंग्स घट गई। जो बचत के लिए जमा करके पैसा गरीब आदमी, मध्यम वर्ग बैंक में रखता है, एफडी कराता है, कहीं म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, थोड़ा बहुत कोई बचत करके अपने बैंक अकाउंट में रखता है, आज वो मजबूर है क्योंकि नौकरी नहीं है, आय कम है, महंगाई की मार है, तो वो मरता क्या ना करता, वो अपनी भविष्य की बचत को घसीटकर खर्चा करने को मजबूर है। 44% बचत में कमी आई है। 44%। 11.5 लाख से ऊपर की बचत 6.5 लाख करोड़ पर आ गई है। यह बहुत मुश्किल बात है। एक तरफ लोग बचत अपनी खर्चा करने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते थे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आधा बोलते थे। यह नहीं बोला कि मैं ही आपका मंगलसूत्र छीनूंगा, मैं ही आपका मंगलसूत्र गिरवी रखूंगा, क्योंकि अगर आप गोल्ड लोन देखिए, सोना देकर जो लोग लोन लेने को मजबूर हैं, 7 महीने, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, कम आय है, आय बढ़ नहीं रही है, महंगाई की मार है, तो जो बचा सकता है, जो बचत थी उसको खर्चा कर रहे हैं, और अगर बचत नहीं है तो अपना जेवर, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर लोग घर चलाने को, बच्चों को पालने पोसने को मजबूर है। 50.4% इंक्रीज हुई है गोल्ड लोन में 7 महीने में। मार्च के महीने में 1,02,562 करोड़ गोल्ड लोन की आउटस्टैंडिंग थी, वो 56% बढ़ के 1,54,000 करोड़ हो गई है। किसको फर्क पड़ रहा है? किसको फर्क पड़ रहा है कि मध्यम वर्ग की एक गृहिणी अगर अपने बच्चे को दूध या अंडा खिलाना चाहती है, अपने बच्चे की समय से फीस जमा करना चाहती है, तो उसके पास आज कोई उपाय नहीं है, जाकर वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख रही है। नरेंद्र मोदी ने आपका मंगलसूत्र छीना है। यह असलियत है। आपको याद होगा एक बयान, बोल देती हूं यहां पर, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अरे यहां का रुपया गिर रही तो है, वहां का नहीं गिरता है, हिंदुस्तान का रुपया क्यों गिरता है? कौन कहता था यह सब? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को मई 2014 में रुपया मिला 58 रुपए प्रति डॉलर। $1 डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। और नवंबर आते आते नरेंद्र मोदी ने उसको 85 के पास पहुंचा दिया। 58 से 85 की छलांग मोदी जी ने लगाई रुपए के लिए। यह आपके सामने लेखा जोखा है। तो रुपया तो संभल नहीं रहा है, रुपया तो गिरता ही जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस गड्ढे को खोदकर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा ढूंढी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते थे। बीजेपी के कुछ बददिमाग लोग आपसे कहेंगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बड़ा हाई है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो बीजेपी के कोर्स से तो आया ही नहीं है। यह असलियत है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में 48 बिलियन डॉलर आरबीआई ने खर्चे हैं रुपए को बचाने के लिए, और उसके बाद भी रुपया संभल नहीं रहा है। हमारा पीक फॉरेक्स रिजर्व अभी कुछ दिनों पहले 704 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 22 नवंबर का जो लास्ट आरबीआई डेटा आया, आरबीआई हर क्वार्टर पे, हर तिमाही पे देता है फोर्टनाइटली, वो डेटा 656 बिलियन डॉलर आया है। 48 बिलियन डॉलर आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा किए हैं रुपए को बचाने के लिए, और उसके बाद भी रुपया मान नहीं रहा है, शतक लगाने की ओर बढ़ता ही जा रहा है। 85 रुपए प्रति डॉलर की कीमत है। लेकिन अगर हर बार की तरह कोई संकट मोचक बना है तो वो हिंदुस्तान का किसान है। हिंदुस्तान का किसान इसलिए संकट मोचक है क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ इज द ओनली थिंग दैट इज इन द पॉजिटिव।
3.5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ अनुमान से ज्यादा है। और ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जो कोरोना के समय भी आपकी संजीवनी बने थे। ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जिनके लिए आपने दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन लगा दिए। ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जो अपने लिए अपनी उपज का उचित मूल्य और अपने भूमि अधिग्रहण का उचित आंकड़ा मांग रहे हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है। ये वो किसान करके दिखा रहे हैं जो 27 रुपए प्रतिदिन का कमाते हैं और उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। और उन किसानों को आप आतंकी, मवाली, गुंडे न जाने क्या क्या कहते हैं। आप में से जो लोग यूपी में नोएडा, गाजियाबाद की तरफ रहते होंगे, पूरे दिल्ली के बॉर्डर कल सील थे। क्यों सील थे? राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती है? क्योंकि कुछ किसानों ने कहा कि हम दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ किसान बाबा साहब अंबेडकर के प्रेरणा स्थल जाना चाहते थे। मैं खुद नोएडा में रहती हूं और जैसे भी लगा लगा के किसानों को रोका गया था। यह किया था इस सरकार ने, इस अत्याचारी सरकार ने उन किसानों के साथ जिन्होंने आपकी अर्थव्यवस्था को थामा हुआ है। और इस सबका परिणाम है कि पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ को ब्रोकरेजेस ने एक के बाद एक लगातार नीचे कर दिया है। चाहे वो नमूरा हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे वो सिटी ग्रुप हो, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, मॉर्गन स्टैनले हो, कोटक हो, सब ने अनुमानित जीडीपी दर इस पूरे वर्ष की घटा दी है, क्योंकि 5.4% का जो जीडीपी का झटका लगा है उससे उबर नहीं पा रही है अर्थव्यवस्था। और मैं अंत में सिर्फ इतना कहती हूं कि ये जो कुचक्र नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है, कम विकास, लो ग्रोथ मतलब कम नौकरी मतलब कम आय के साथ साथ महंगाई की मार, लोग अपनी बचत खर्च करने को मजबूर हैं, डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है तो ग्रोथ कम है। इस कुचक्र से यह देश कब बचेगा? और क्या नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ता है या वो सिर्फ अडानी के बचाव में जुटे रहेंगे? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों का असर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पे पड़ रहा है। असलियत यह है कि असली आर्थिक चुनौतियों को ना वो समझना चाहते हैं, ना उनको फिक्र पड़ती है। लेकिन बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है, स्थिति डावाडोल है, जीडीपी की ग्रोथ घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिरता जा रहा है, नौकरियां हैं नहीं, आय है नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति को सेफ रखने में जुटे हुए हैं और वो एक व्यक्ति गौतम अडानी है। आई विल वेरी क्विकली just make a very brief statement in English on this. If we can go over the same slides, please. You've already heard Narendra Modi